अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान वक़ार अहमद और मैं खुशामद कहता हूं अपने रोज़ाना के पॉडकास्ट आज की मगरबी दहशतगर्दी में, जहां पे हम जायज़ा लेते हैं दिन भर में रोनमा होने वाले मगरबी इस्लामियत, दहशतगर्दी और मुनाफ़िक़त के वाक़यात का। आज की जो पहली ख़बर मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, वो है एक बयान जो कि अमरीकी सफ़ीर इसराइल के जो तैनात सफ़ीर हैं मिस्टर माइक हकीबी का, उनका एक बड़ा अजीब-सा बयान आया है, एक बड़ा-सा अजीब-सा एक डिपार्चर है एक अमरीकी फ़ॉरेन पॉलिसी का जो कि 1948 से रही है कि जब से इसराइल ज़बरदस्ती क़याम में आया है, तो उस वक़्त से अमरीकी हुकूमतों ने हमेशा एक बात बोली है कि हम टू स्टेट सॉल्यूशन पे यकीन रखते हैं। हम ये इस बात पे समझते हैं कि ये जो तनाज़ा है फ़लस्तीन का और इसराइल का, इसका जो हल है वो इस बात में है कि एक अलग मुल्क इसराइल नाम का बने, एक दूसरा मुल्क फ़लस्तीन नाम का बने। तो अब ये जो नई डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत आई हुई है, उन्होंने एक जो रविश जो अख्तियार करी है इसराइल को अपनाने की, वो तो दुनिया के सामने ही है। लेकिन अब उन्होंने साथ-साथ ये भी बोल दिया है कि अब अमरीकी हुकूमत किसी भी तरीके से ये कबूल नहीं करेगी कि कभी भी इसराइल की ज़मीन पे, जो कि जिसमें आप शामिल कर सकते हैं गज़ा को और मगरिबी किनारे को, इन दोनों ज़मीनों को मिला के इसराइल की जो ज़मीन है उसको नहीं तोड़ा जा सकता। बल्कि अगर मुसलमान मुल्कों को इतनी कोई परेशानी है गज़ा के लोगों के मरने की, तो उनको चाहिए कि अपनी ज़मीनें काट के, अपने जो मुल्क हैं उनको काट के फ़लस्तीन के लोगों के लिए एक अलग ज़मीन दे दें, क्योंकि इसराइल किसी भी सूरत में नहीं टूटेगा और अमरीकी हुकूमत किसी भी तरीके से किसी भी रविश में अपनी पॉलिसी चेंज नहीं करेगी। और कम से कम हमारे जन्म में तो या हमारी ज़िंदगी में तो ये पॉलिसी कभी चेंज नहीं होगी कि फ़लस्तीन बन सके और इसराइल जो नाम का मुल्क है उसको कभी काटा जाए या उसको ज़मीनी तौर पे कम कर दिया जाए। आज की जो दूसरी अहम खबर मैं आपके सामने लेके आना चाहता हूँ वो है दोबारा गज़ा की, कि जहाँ पे इसराइल के जो एक नाम नहाद एक उन्होंने इमदादी एक तंजीम खोली है गज़ा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन के नाम से, जिसके तहत वो गज़ा के लोगों को खाने के नाम पे बुलाते हैं, खाने की लालच में बुलाते हैं जिनको 3 महीने से भूखा रखा हुआ है। और जब वो लोग आते हैं, अपनी मदद आपके तहत कोशिश करते हैं कि वो खाना अपना सकें जो कि दुनिया भर ने उनको भेजा हुआ है, किसी अमेरिका के बाप ने, किसी इसराइल के बाप ने नहीं भेजा। तो उनको वहाँ पे बुला के उनको बेतरतीब से कत्ल कर दिया जाता है। पिछले हफ़्ते की जो हेडलाइन हमने कवर करी थी उसमें भी मैंने आपके सामने पेश करा कि एक दिन उन्होंने अलग वाक़ये में 31 से ज़्यादा लोगों को शहीद कर दिया। अगले दिन पता चलता है कि वहाँ पे 27 से ज़्यादा लोगों को शहीद कर दिया। तो अब दोबारा से 11 जून को एक और ख़बर आई है, एक और सुर्ख़ी आती है जो कि ऑस्ट्रेलिया के स्काई न्यूज़ ने रिपोर्ट करी है, जिसमें बताया जाता है कि दोबारा से उन्होंने जो इमदादी कैंप लगाए हुए हैं, इमदादी खेमे लगाए हुए हैं लोगों के लिए, वहाँ पे गज़ा के लोगों को बुलाया गया और 17 लोगों को बेदर्दी से शहीद कर दिया गया गज़ा के शहर राफ़ा के अंदर। आज की जो तीसरी खबर मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूँ वो है दोबारा इसराइल की, लेकिन इस बार शाम के ऊपर इसराइली फ़ौज ने हमला करा है और वहाँ पे 2 या 3 निहत्थे लोगों को जान से मार के उनके मीडिया ने बस ये एक अनाउंसमेंट कर दी है कि हुक्म अपना तानी कर दिया दुनिया के ऊपर कि हमने जो शाम के अंदर लोगों को मारा है, गज़ा में नहीं, फ़लस्तीन में नहीं, बल्कि शाम में जिन लोगों को मारा है, वो हमास के करिंदे थे और हमने उनको मारा है। अब याद रखा जाए कि ये पिछले हफ़्ते में होने वाला ये दूसरा हमला है। 1 हफ़्ते पहले भी एक हमला हुआ था, उन्होंने एक निहत्थे आदमी को शहीद कर दिया था। उसके बाद उनकी मीडिया चीख-चीख के बोल रही थी कि ये तो निहत्था था। जबकि जो वहाँ का मुकामी मीडिया है शाम का, उसने मुकम्मल तौर पे कन्फर्म कर दिया कि ये जिस इंसान को मारा है, इसने कुछ गलत नहीं करा था, ये किसी तंज़ीम का हिस्सा नहीं था, ये किसी अस्करी तंज़ीम का हिस्सा नहीं था। अब याद रखा जाए कि जब से पिछला ये साल शुरू हुआ है, पिछले 6 महीनों में कुछ 51 बार इसराइल शाम की ज़मीन पे हमला कर चुका है और वहाँ पे निहत्तों को मार चुका है और ये सिलसिला मुसलसल तौर पर चल रहा है और मगरिबी दुनिया और आलमी जो दुनिया है, वो खामोश तमाशाइयों की तरह बैठ के सिर्फ देख रही है और तालियां बजा रही है कि किस तरह इसराइल अपने आसपास के हर मुल्क में निहत्थे लोगों को, चाहे वो लिबनान हो, चाहे वो मिस्र हो, चाहे वो शाम हो, वहाँ पे कत्ल गारत कर रहा है। अगर आप वक्त से अभी 3 हफ्ते पहले जाएं तो एक बड़ी दिलचस्प सी खबर आती है कि अचानक से फ्रांसीस की हुकूमत ये बयान अपना शाया करती है कि अब हमारा इरादा बन रहा है गज़ा में कत्ल गारत को देख के कि अब हम गज़ा यानी कि फ़लस्तीन को एक अलग मुल्क तस्वुर करना शुरू कर दें और हम इसराइल से इतने नाराज़ हो चुके हैं, उनकी इंसानियत के ख़िलाफ़ जुर्म से इतने नाराज़ हो चुके हैं कि हम इस बात को तस्लीम करने के तैयार हैं कि फ़लस्तीनियों का हक़ बनता है कि उनका अपना एक अलग मुल्क हो। अब अचानक से उसके बाद उसके 1 हफ़्ते के बाद इसराइली हुकूमत की जानिब से एक बयान आता है जिसमें बज़ाहिर धमकी दी जाती है कि अगर फ्रांस की हुकूमत ने यह फ़ैसला किया कि वो फ़लस्तीन नाम के एक मुल्क को तस्लीम कर रहे हैं, इसका नतीजा ये निकलेगा कि जितनी भी मगरिबी किनारे की जो वेस्ट बैंक की ज़मीन है फ़लस्तीन की, वो इसराइल अपने अंदर मुकम्मल तौर पर ज़ब्त कर देगा और फ़लस्तीनियों का नाम तक मिटा देगा। उसके बाद
अब ये धमकी जो फ्रांसीसी हुकूमत के लिए थी, वो उसके साथ-साथ बरतानवी हुकूमत के लिए भी थी और जर्मनी की हुकूमत के लिए भी थी। तो उसके बाद अब बरतानिया में कुछ लोग हैं जिनका ज़मीर भरा हुआ नहीं है, ख़ास तौर पे वो लोग जो कि वहाँ पे सरकारी दफ़ातरों में काम करते हैं, उनके फ़ॉरेन ऑफ़िस में जो काम करते हैं। तो एक फ़ॉरेन ऑफ़िस के अंदर, जो बरतानिया का फ़ॉरेन ऑफ़िस है, उसके अंदर एक अजीब-सा एक मेमो ज़ाहिर होता है वहाँ के जो सफ़ीर हैं उनके जानिब से, जिसमें उनको धमकी दी जाती है काम करने वालों को कि अगर तुम लोगों को पसंद नहीं आ रहा, अगर तुम लोगों से बर्दाश्त नहीं हो रहा कि गज़ा के अंदर क्या कर रहा है इसराइल या क्या नहीं कर रहा, तो तुम लोगों के लिए ज़्यादा आसान है, तो ये काम छोड़ के चले जाओ। कम से कम इसराइल के ऊपर, या इसराइल के ऊपर कोई कीचड़ ना उछालो, इसराइल के खिलाफ़ कुछ बात ना करो, या कम से कम ये धमकियाँ ना दो कि इसराइल वहाँ पे जो कत्ले-गारत कर रहा है, जो कत्लेआम कर रहा है, जो वहाँ पे निहत्तर भूखों को, बच्चों को भूखा मार रहा है, वो इसराइल कुछ गलत नहीं कर सकता। गलत तुम लोग कर रहे हो, और तुम लोगों को चाहिए कि अपनी नौकरियाँ छोड़ के यहाँ से दफ़े हो जाओ। आज की जो अगली खबर है वो थोड़ी दिलचस्प सी है, एक अजीब सा मुजाहरा है मगरबी दहशतगर्दी का। आप में से वो लोग जो कि यूक्रेन के और रूस के जंग को फॉलो करते हैं, वो ये जानते होंगे कि यूक्रेन की जो भी अस्करी क़ुव्वत है, जो भी उनकी हुकूमती क़ुव्वत है, वो सिर्फ़ अमरीकी पैसे पे चल रही है, अमरीकी डॉलर्स पे चल रही है, और उस अमरीकी ख्वाहिश पे चल रही है कि वो दुनिया में किसी को भी अपने सामने या कंधा से कंधा मिला के खड़ा ना होने दे। एक रूस, एक जो कि एक सुपर पावर है, उसको तोड़ने के लिए यूक्रेन की हुकूमत को बेपनाह पैसे दिए जा रहे हैं अमरीकी हुकूमत की जानिब से। तो इसकी एक चाल में मॉस्को ने एक मुनफ़रिद किस्म का उन्होंने एक नई स्कीम लेकर आए हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि भाई, यूक्रेन के हमारे पास इतने सारे फ़ौजियों की लाशें हमारी ज़मीन पे आके पड़ चुकी हैं, यहाँ पे उनकी लाशें इतनी सारी इकट्ठा हो चुकी हैं। अब यूक्रेन की हुकूमत की ये एक ज़िम्मेदारी बनती है, एक मोरल ज़िम्मेदारी बनती है कि वो अपने फ़ौजियों की लाशों को ले और जो उनके ख़ानदान वाले हैं, उनको सुपुर्द करे। अब आप में से वो लोग भी जो कि इस जंग को फ़ॉलो करते हैं, जानते ही हैं, एक आम सी खबर हो चुकी है अब कि किस तरह यूक्रेन की हुकूमत अपने मगरबी आकाओं को खुश करने के लिए वहाँ के जो निहत्थे आदमी हैं, निहत्थे लड़के हैं, उन लोगों को सड़कों से उठा रही है, उनको ज़बरदस्ती मार-मार के उनको बंदूक थमा दी जाती है, उनको वर्दी पहना दी जाती है और उनको जंग के खंदकों में भेज दिया जाता है। तो अब मॉस्को की जानिब से ये बड़ा इंटरेस्टिंग सी एक स्ट्रेटजी है कि यूक्रेन की हुकूमत ने अपने ऊपर लाज़िम करा हुआ है अपने ही कानून के तहत कि हर वो शख्स जो कि रूस के खिलाफ जंग लड़ते हुए मर जाएगा, तो उसके ख़ानदान को $6000 यूक्रेन की हुकूमत देगी। अब $6000 हमारे कुछ पाकिस्तानी 22 से 25 लाख रुपए बनते हैं। तो अब एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है, अगर 6000 फ़ौजियों की लाशें ज़बरदस्ती रूस पकड़ा देता है यूक्रेन को, और ये बोलता है कि भाई, आपकी तुम्हारी ज़िम्मेदारी है कि अपने फ़ौजियों को वापस लो, तो जो यूक्रेन की हुकूमत है वो मुकम्मल तौर पर दिवालिया हो जाएगी, क्योंकि अगर 6000 फ़ौजियों के उन्होंने सुपुर्द खाक करने के पैसे दिए उनके ख़ानदान वालों को, तो ये कुछ मजमूई तौर पे कुछ 2 अरब अमरीकी डॉलर बनते हैं। यानी कि यूक्रेन की हुकूमत के पास इतना पैसे नहीं है कि वो अपने जो मरे हुए फ़ौजी हैं, उनके ख़ानदान वालों को उनका हक़ दे सकें, जो उनका कानूनी हक़ है, जो कि उन्होंने बोला कि हम देंगे। जो आखिरी खबर मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, वो है उन बैनुल-अक़वामी ग्रुप की, उन एक्टिविस्ट के ग्रुप की, जो कि उन्होंने एक कश्ती का इस्तेमाल किया ताकि वो गज़ा के लोगों को, वहाँ के भूखे और निहत्थे लोगों को कम से कम कुछ ना कुछ ज़िंदा रहने की इमदाद पहुँचा सकें। एक थोड़ा-सा एक सिंबॉलिक सा एक जेस्चर था, दिखाने के लिए दुनिया को कि कुछ छोटे-छोटे जो लोग हैं वो भी एक हिम्मत कर सकते हैं, वो भी मदद कर सकते हैं, वहाँ के लोगों को खाना पहुँचाने के लिए, वहाँ के लोगों को दवाइयाँ पहुँचाने के लिए। तो ये एक बड़ा एक बैनुल-अक़वामी स्कैंडल सा था कि जिसमें काफ़ी सारे मशहूर एक्टिविस्ट ने एक कश्ती में जमा हुए, वहाँ पे उन्होंने अपना साज़ो-सामान जमा करा और ये फ़ैसला करा कि हम इसराइल के पानी में नहीं जाएँगे, बल्कि हम गज़ा में जाएँगे। गज़ा का जो समंदरी रास्ता है, उसके ज़रिए गज़ा की ज़मीन में दाखिल होंगे और वहाँ के गज़ा के लोग हैं, उनको हम इमदाद पहुँचाएँगे। मगर उन लोगों को वो इमदाद पहुँचने जाने से पहले, जो कि अमरीकी जो दुनिया है, जो मगरबी दुनिया है, वो ये नहीं चाहती कि फ़लस्तीन में कोई भी इंसान ज़िंदा रहे। वहाँ पे मुकम्मल तौर पे कत्ल-ओ-आम करना चाहते हैं ये लोग। तो इस इमदाद को वहाँ पे पहुँचने से रोकने के लिए, उस खाने को वहाँ से पहुँचने के लिए, रोकने के लिए, इस कश्ती को इसराइल ने अपनी ज़मीन पे नहीं, अपने मतलब कि अपनी जो बहरी उनका जो हदूद है उसके अंदर नहीं, गज़ा का जो बहरी हदूद है जिस पे उन्होंने कब्ज़ा करा हुआ है उस पे भी नहीं, बल्कि बैनुल-अक़वामी पानी में, यानी कि उस जगह पे जहाँ पे किसी किस्म की इसराइल की हैसियत नहीं थी कि वो किसी को भी गिरफ़्तार कर सके, उस बैनुल-अक़वामी पानी में इनको रोक लिया गया। अब ये बात याद रखी जाए कि इसराइल पे चूँकि बैनुल-अक़वामी कानून जो हैं वो का लागू नहीं होते, लेकिन एक छोटा-सा एक सिंपल सा कानून है, वो है यूनाइटेड नेशंस लॉ ऑन द सी, यानी कि UNCLOS, जो कि बताता है कि किस मुल्क की कितनी बहरी हदूद है। इसराइल ने इसका पामाल करा, इसराइल ने इसका मज़ाक उड़ाया और
बैनुल-अक़वामी पानी से इन लोगों को ज़बरदस्ती हिरासत में ले लिया। अब इनमें से 8 लोग हैं, वो कि इसराइल की जेलों में सड़ रहे हैं। उनका जुर्म क्या है? उनका जुर्म सिर्फ़ और सिर्फ़ ये है कि वहाँ के जो भूखे और निहत्थे लोग थे गज़ा के, वहाँ तक उन्होंने खाना पहुँचाने की, वहाँ तक उन्होंने इमदाद पहुँचाने की जुर्रत कैसे करी? इस जगह पे मैं अपने पॉडकास्ट का इख्तिताम करता हूँ। आपकी इजाज़त लेता हूँ। मैं हूँ वक़ार अहमद। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई। अगर आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत-बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।